कमेंट्री की बात कर रहा हूं, इन सबको कंबाइन कर सबको करना ही लाल किताब है, जितनी भी मैंने अभी आपको चीजें बताई। तो अभी मैं आपको इन सबको समझाता हूं कि कैसे कंबाइन करते हैं। तो कुंडली का जो पहला घर होता है, कुंडली का जो पहला घर होता है वो किसी भी जातक के पहले से 8 साल, यानी बच्चे के पहले से और 8 साल के बारे में बताता है। पहले से पहले और पहले से 8वें साल के बारे में बताता है वो, ठीक है। और वास्तु में पहला घर जो होता है वो, लेट मी ड्रॉइंग 1 सेकेंड, ये तो पहला घर मतलब ईस्ट की डायरेक्शन, जिसको तख्त बोलते हैं, ठीक है, जिसको हैसियत का घर बोलते हैं। ये आपके फोरहेड को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये आपकी इनकम, थ्रोन, हैसियत, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो पहला घर कुंडली में ये रहा, जहां जहां पे मैं ड्राइंग कर रहा हूं आप देखते जाओ ये क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो ये पहला घर मंगल इस घर का मालिक है, ये उसकी जमीन है। तो आप वर्ड्स पे लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको बेसिक्स तो लाल किताब आता ही है, तो इन वर्ड को लेके आप, मुझे उम्मीद है, कंफर्टेबल होंगे। तो मंगल की जब हम कहते हैं मालिक है, यानी हमें मेष राशि है, बस लाल किताब में कहने का तरीका थोड़ा अलग है। और सूर्य का ये पक्का घर है, मतलब सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं, और शनि यहाँ पे नीच के होते हैं। और सूर्य और मंगल के जो मित्र हैं यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन? बृहस्पति और चंद्रमा। अब अगर सूर्य का दुश्मन राहु है तो यानी आपको वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये बात सही है। मित्रता शत्रुता ऐसी देखी जाती है, यानी आप देखोगे तो जितने भी आप चित्र देख रहे हैं सब काल पुरुष कुंडली को मतलब तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश की है कि पहला घर सूर्य में उच्च का है, तो वहां पे जो उसका दुश्मन आएगा राहु, तो सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य को प्रभावित करेगा, आपकी मान सम्मान को प्रभावित करेगा, आपके पिता के मान सम्मान को प्रभावित करेगा, आपके घर में ईस्ट की डायरेक्शन को वो खराब करेगा वो, अगर राहु पहले घर में होगा तो, ठीक है। और पहले घर में जब सूर्य मंगल के कंजंक्शन हो जाए, या सूर्य अकेला बैठा हो, मंगल अकेला बैठा हो, तो बहुत अच्छा ही हो गया। सूर्य के साथ बृहस्पति हो, बहुत अच्छा ही हो गया। मंगल के साथ बृहस्पति हो, बहुत अच्छा ही हो गया। चंद्र के साथ हो जाए, अच्छा ही हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रट नहीं रहा हूं, कहीं लिखा भी नहीं है, मैं सिर्फ पहले घर में मैं देख रहा हूं कि वो जिसका वो घर है उसके शत्रु कौन से हैं और उसके मित्र कौन से हैं। मित्र होंगे तो अच्छा करेंगे, शत्रु होंगे तो ऑब्वियसली पहले घर को खराब करेंगे, पहले घर के कारकत्व और उस प्लैनेट के कारकत्व को खराब करेंगे। वास्तु में उस डायरेक्शन को खराब कर देंगे। आपके हाथ में जो पहला घर जहां डिनोट करता है उसको खराब कर देंगे वो। तो बेसिकली, और पहले घर में जो मेष राशि होती है जो मंगल की, आप ये देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि खराब हो सकती है जातक की कुंडली में। तो मेष राशि जिस जिसको भी डिनोट करती है, तो मेष राशि के जो जो भी कारकत्व है वो उसको खराब कर सकती है वो। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मंगल की ये बेसिकली क्या है कि मंगल की ये जमीन है, और हम बोलते हैं, कुछ कई बार बोलते हैं कि ये जो मंगल की जड़ राशि है वो ये है, यहाँ पे लिखा है रूट जड़ राशि, ये देखो मंगल की जड़ राशि। पहला घर जो होता है वो, पहला घर जो होता है वो 5वें से, फिर 9वें से, और 9वें से ऐसे करके ये एक दूसरे को पारस्परिक मतलब मदद पहुंचाते हैं, एक दूसरे के लिए बुनियाद का घर होते हैं। 159, तो इसको ऊपर भी दिखा है हेडिंग में, बुनियाद, यानी कि पहले घर के लिए 9वां घर बुनियाद का होता है, ऐसी 9वें घर के लिए 5वां घर बुनियाद का होता है। यानी अगर 159 का ट्रायंगल कुंडली में बन रहा है और उसमें अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर शत्रु भी बैठे हैं 159 में एक दूसरे के, तो भी मतलब इतना खराब वो नहीं करेंगे, क्योंकि लाल किताब कहती है ये बुनियाद है, मतलब बुरा भी प्लैनेट बैठ जाएगा तो भी
कहीं ना कहीं अगर जातक के कर्म अच्छे हैं तो जातक बचा रहेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लो मंगल या सूर्य पहले घर में है, राहु 9वें में है। अब सूर्य पहले घर में तो अच्छा है, मगर राहु 9वें घर में नीच का है। तो इसका क्या मतलब है, अगर राहु के, अगर ऐसा इंसान भगवान को नहीं मानता है तो 9वां घर थोड़ा खराब होगा ही होगा। अगर मानता है तो राहु वहां पे कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, 9वें घर से प्रॉब्लम, क्योंकि राहु है तो पिता को थोड़ा कष्ट दे सकता है, पिता के कार्य में थोड़ा मुसीबत दे सकता है। देखिए, प्रिडिक्शन इन्हीं चीजों से हो जाती है, कोई बहुत मोटा है ही नहीं, कोई भी चीज कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली एक दूसरे की मदद करने ही बैठे हैं। अगर यहाँ पे 5 में भी कोई भी एलिमेंट बैठेगा, कोई भी प्लैनेट बैठेगा, तो एक दूसरे की मदद करेंगे, 159 बेसिकली। तो ये सोच के कभी नहीं घबराना है कि कुंडली में आपने देख लिया कि सर 159 में बैठे हैं, और जब मैं दृष्टियां समझाऊंगा कि 5वें घर से 9वें घर को दृष्टि जाती है, तो आप ये ना सोचें कि इसमें मेलेफिक प्लैनेट बैठा है 5th में और 9th में बेनिफिक पहुंचा है। दृष्टि पहुंचाएगा, मगर आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है, आपकी सोच से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपकी सोच में ही तो भगवान है। आपकी सोच ही तो आपको अच्छा कार्य बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपका 5वें घर में कोई खराब प्लेनेट बैठा है, 9वें में कोई अच्छा बैठा है, और 1st में भी मान ले कोई बुरा अच्छा आपने अपने हिसाब से बैठा लिया, आप कभी ये सोच के कंफ्यूज ना हो या किसी की कुंडली देखते हुए कि सर ये तो खराब हो गया, ये तो बुनियाद से खराब हो गई, या तो दृष्टि 5वें से 9वें में जा रही है। खराब खराब तब होगी जब आप ऐसा काम करेंगे। खराब वो क्या कर सकता है मैं बताता हूँ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहला घर पेट है, तो पेट खराब हो सकता है, ठीक है। 9वां घर पिता का है, तो हो सकता है पिता के कार्य में कोई दिक्कत आ जाए, ये ऐसा हो सकता है कि ये गुरु का घर भी है, तो हो सकता है गुरु को सर कोई आपने कष्ट आ जाए। पहला घर क्या बताया, पेट है? नहीं नहीं, फिफ्थ हाउस स्टमक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5th हाउस स्टमक है। अभी ये वाली भी थ्योरी समझाता हूं मैं आपको। तो और अगर मैं आपको नीचे धोखे का कॉन्सेप्ट दिखाऊं, देखो मैं साथ साथ थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूं कि नॉर्मल चीज भी बता रहा हूँ 1st हाउस, उसके साथ साथ वो भी चीज बता रहा हूँ जिसके लिए मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज आपको पता होगी, और मजा आएगा जब 1st हाउस को पैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे बुनियाद फिर धोखा। तो अब जैसे धोखा देखेंगे तो 1st हाउस के लिए 10th हाउस के प्लैनेट धोखे के होते हैं। क्यों होता है, इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से ही आप देख लोगे तो आधा तो आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। देखिए, जीवन में आपको हर जातक, सब कोई, चाहे कोई कितना भी मना कर दे, कितना भी, ठीक है, 19% जनता जो है अपने अपने कर्म, अपने कार्य को लेके परेशान है, क्योंकि सबको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि अगर आज कार्य अच्छा होगा, तुम आज कुछ सेविंग कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो पहले घर यानी हम जातक, हम सबको डर लगा रहता है कि 10th हाउस हमारा कैसा रहेगा, हमारा कार्य जीवन भर चलेगा नहीं चलेगा, आज जॉब है कल छूट जाएगी। तो 10th हाउस हमेशा धोखा देता रहता है पहले घर को, हमेशा। एक बात पूछनी थी, पूछिए। जो पहला हाउस है, पहले हम्म हाउस में बैठे प्लैनेट्स 10वें हाउस में बैठे प्लैनेट को धोखा देते हैं, हम्म है ना धोखा सर? नहीं देते। 10th हाउस के प्लैनेट धोखा देते 1st हाउस को। 10th के धोखा सर, वो तो 4th का देगा ना, क्योंकि 4th से 10वां फर्स्ट है। 4 से 10वां फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला धोखा देगा 10th को और 4th वाला धोखा देगा फर्स्ट को। ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखो, फर्स्ट मतलब हम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। मैं हमने जन्म लिया, ठीक है, 1st हाउस हमने जन्म लिया। अब जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं, तो फिर हम अपने जॉब या करियर के लिए तो सोचने लगते हैं, बिजनेस के लिए सोचने लगते हैं, मगर हम कभी सेट नहीं हो पाते, क्योंकि 10th हाउस हमको धोखा देता रहता है। हमको धोखा देता रहता है, मतलब 1st हाउस हमको धोखा मिलता है। कहाँ से मिलता है? 10th हाउस से मिलता है हमको धोखा। हम क्यों धोखा देंगे अपने कर्म को, मतलब हम क्यों धोखा देंगे? हम में इतनी कैपेसिटी हम नहीं दे पाएंगे। हम में इतनी कैपेसिटी थोड़ी ना है कि हम अपने 10th हाउस को धोखा दे रहे हैं। खुद में हम में इतनी ताकत थोड़ी ना है कि हम दे पाए। हम तो एक्सपीरियंस करते हैं। 1st हाउस हमेशा हमेशा एक्सपीरियंस करता है 2nd हाउस के रिजल्ट, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th।
फर्स्ट हाउस तो हमेशा एक्सपीरियंस करता है जर्नी को, उस पेन को, उस एंजॉयमेंट को। तो ये उल्टा नहीं है, ये बेसिकली 10th हाउस के प्लैनेट धोखा देते हैं फर्स्ट को, स्पेशली अगर दोनों में शत्रु ग्रह बैठे हों तो और ज्यादा। मित्र होंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं संभाल लेंगे, मगर अगर शत्रु प्रवृत्ति के बैठे हैं दोनों, एक दूसरे से एनिमिटी है, तो फिर धोखा मिलता है। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से फिर समझो, आपको और समझ में आएगा। सेकंड हाउस क्या होता है? आपका बैंक बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस आप कब कर पाएंगे? जब आप कुछ प्रॉफिट करेंगे, कुछ गेन करेंगे 11th हाउस से। बैंक बैलेंस कब बनेगा? बैंक बैलेंस तभी तो बनता है कि आज हमने हमारी इनकम, मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, उसने पर मंथ सब कुछ खर्चा निकालने के बाद सेव कर लिया 30,000 रुपीज। तो सेकंड हाउस जो कि बैंक बैलेंस है, उसके लिए धोखे का घर ये होता है 11th हाउस। मतलब कभी बिजनेस में इनकम आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो पैसा बचा, तो कभी नहीं बचा, बच गया, नहीं बचा। वही जो एक मतलब एक क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम जिसे बोलते हैं। तो कभी वो अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं इनकम में, तो वो क्या है? सेकंड हाउस के लिए 11th हाउस का जो प्लैनेट है वो धोखे का होता है। ऐसे अब थर्ड हाउस थर्ड हाउस से 12th हाउस की एनोलॉजी निकालें, फिर फोर्थ से निकालें फर्स्ट हाउस की। ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए, अगर आप इसको समझेंगे एज अ ग्रामर के रूप में सिर्फ, तो मुश्किल होगा, मगर आपको एज अ फिलॉसफी समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ग्रामर की थोड़ी सी ऐसी ही है, अगर क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ उसको जो लिखा है वैसे ही समझे, तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, और ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हैसियत है, फर्स्ट हाउस के तख्त है। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो है आपका थ्रोन है। तो फर्स्ट हाउस में जो आपका थ्रोन है, तख्त है, हैसियत है, तो और मैंने इसमें बोला था कि स्पेस एलिमेंट बहुत जरूरी होता है वास्तु में, बताया था। तो स्पेस एलिमेंट जिसपे यानी कि बुद्ध का दायरा, यानी कि वाणी आपकी, ठीक है, जिसपे कि हमने बोला कि सबसे अनटच पार्ट है वो हमारा डे टू डे लाइफ का। तो आपको पता होगा कि एक बार रामायण की एक कहानी बताता हूँ आपको कि कुंभकर्ण को बेसिकली कुंभकर्ण ने एक बार जो है बहुत तपस्या करी, और उनका जो औचित्य था वो ये था तपस्या करने का कि भाई मुझे इंद्र आसन चाहिए, मतलब इंद्र का आसन चाहिए। मतलब भगवान सूर्य क्या है? इंद्र, करेक्ट से उनको डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो देवता भी आते हैं। 45 देवता आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे इंद्र की एनर्जी आती है, करेक्ट, 45 देवता में ईस्ट डायरेक्शन में। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हमें इंद्र का आसन मिल जाए तो मतलब फिर तो हम विजयी हो जाएंगे, हमको कोई हरा नहीं पाएगा, और हमको इंद्रलोक मिल जाएगा, तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने इस औचित्य से कुंभकर्ण ने तपस्या करी, और ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या करी कि भाई मुझे, ब्रह्मा जी जब आएंगे मैं प्रसन्न करूंगा तो मुझे, मैं ये मांग लूंगा। तो इसके बारे में देवताओं को पता चला, और देवता लोग घबरा गए कि हम क्या करें। तो देवता लोग जो थे वो बेसिकली सरस्वती जी के पास गए। अब सरस्वती जी मतलब वाणी कैसे? बुद्ध, वाणी और बुद्ध, वाणी मतलब बुध ग्रह। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे कुंभकर्ण आप जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगेगा, ठीक है, तो वो इंद्रासन मांगेगा। आप
वाणी पर उनके एक क्षण भर के लिए बैठ जाना, और यानी कि कुंभकर्ण की वाणी पर बैठ जाना, और जो इंद्रासन है आप उसको निद्रासन करवा दीजिएगा। ठीक है, तो उनकी तपस्या पूरी हुई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी इच्छा बताई। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मांगो, मैं प्रॉमिस है जो मांगोगे वो दूंगा, तो बस अमरता का वरदान मत मांगना। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे जो है इंद्रासन चाहिए मुझे। तो इंद्रासन जब उन्होंने बोला तो उनके मुंह से, कुंभकर्ण के मुंह से निद्रासन निकल गया। तो अब ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु बोल दिया। रावण भी वहीं थे, विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने पूछा कि अरे तुमने क्या मांग लिया है? हमने तो पहले ही तय किया था ना कि हम तो इंद्रासन मांगेंगे। तो कह रहे मैंने भी तो वही मांगा है। कह रहे नहीं, तुमने निद्रासन बोल दिया गलती से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे वहां पर भी, तो वहां पर भी पंच तत्व या कह लो पंचभूत, या जो जितनी एनर्जी हैं, आप देखो ह्यूमन एनाटॉमी में कैसे काम करती है, चक्रा पे कैसे काम करती है। तो एक चक्रा उनका खराब कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो चक्रा खराब होने से मतलब इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया। तो वास्तु में स्पेस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जो बोलते हैं वो पूरे घर में घूमते हैं। आप जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आप किसी पंडित जी को बुला के कोई पूजा कराते हैं, वो सब एनर्जी घर में रहती है वो, मगर फॉर द टाइम, एक सर्टेन टाइम तक। फायर एनर्जी है, स्पेस है, वाटर है, ठीक है। तो जब पूजा करा लेते हैं तो ये माना जाता है कि मतलब पंच तत्व जो है बैलेंस हो गए, ठीक है। फिर एक इंसान क्या करता है, कुछ सालों के लिए पूजा छोड़ देता है या पूजा नहीं कराता है, तो वो फिर इम्बैलेंस हो जाती है। क्या कहते हैं, वो जो पंच तत्व है। तो बेसिकली टाइम टू टाइम अगर इंसान करवाता रहे तो पंच तत्व बैलेंस रहते हैं। तो मतलब अगर आप माइथोलॉजी को भी जोड़ लेंगे वास्तु में, तो आप और अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। मतलब माइथोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी आप कर लेंगे तो और भी अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो सॉरी सर, माय दिस थिंग कनेक्शन गॉट डिस्टर्ब जी, बीच में। कहाँ पे छूट गया था सर वो माँ सरस्वती तक छूट गया था। ओके ओके, अच्छा। तो बाय द वे ये भी निमित्त है एक, मतलब ये भी एक सिग्नल था। तो मैं रिपीट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको प्रभा जी। तो सरस्वती जी के मतलब मैं ये बता रहा था कि कुंभकर्ण ने बेसिकली क्या था कि वरदान मांगना था ब्रह्मा जी से कि भाई मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मुझे इंद्रासन मिल जाए मुझे। तो जब ये देवताओं को बात पता चली थी तो उन्होंने सरस्वती जी के पास जाके रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये ऐसे आपके पास आएंगे तीनों भाई लोग, और ये आपसे मतलब जो है मतलब वाणी के रूप में आएंगे, और आपको इंद्रासन की जगह आपको उनके मुंह से, कुंभकर्ण के मुंह से निद्रासन निकलवा देना है। तो ठीक है, अब इंद्रलोक बचाना था तो सरस्वती जी को भी मानना पड़ा, क्योंकि इंटेंशन गलत थी ना। इंटेंशन अच्छी होती तो सरस्वती जी मानती नहीं, वो बोलती वो तपस्या कर रहे हैं तो फल तो मिलना है, बट इंटेंशन अच्छी नहीं थी। इंटेंशन अच्छी होगी तभी कर्म का फल मिलेगा, इंटेंशन अच्छी नहीं होगी तो विश्वास मानिए हमेशा बैकफायर होती हैं चीजें, हमेशा, अगर इंटेंशन अच्छी नहीं है तो अब इंटेंशन अच्छी नहीं थी। और ब्रह्मा जी आए, तपस्या पूरी हुई, उन्होंने अपना निमित्त बताया औचित्य कि भाई ये है, और हमको कुंभकर्ण ने बोला कि मुझे इंद्रासन चाहिए। तो जब वो इंद्रासन बोल रहे थे तो उनकी जुबान पे सरस्वती जी आई, उन्होंने उसको निद्रासन कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और उनको इंद्रासन की जगह निद्रासन वाला उनको जो है आशीर्वाद मिल गया। तो उन्होंने ये बात रावण ने रियलाइज भी कराई कुंभकर्ण को, ये तुमने क्या मांग लिया। तो फिर जब उनको लगा कि ये तो मतलब क्या हो गया, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो स्लिप ऑफ टंग में ही हमारे कई बार काम खराब हो जाते हैं जनरली हम। तो अब स्लिप ऑफ टंग था तो उनको रियलाइज हुआ कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि भाई मुझे चेंज करो, ये तो मैं तो ये नहीं चाहता था। बोले अब जो मैंने बोल दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ उन्होंने फिर उसको ऐसे चेंज कर दिया था कि भी साल में 2 बार जो आप उठोगे तो बाकी के दिन आप जो है सोते रहोगे, तो 2 बार तो आप उठ सकते हो। तो बेसिकली ये है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि
स्पेस एलिमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहा था कि वाणी दोष होता है तो आप घर में ब्रह्म स्थान को अच्छा भी कर लेंगे, खाली भी कर लेंगे, यानी कि मर्म स्थान और ब्रह्म स्थान आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही जगह आते हैं, जो नॉन मर्म स्थान होते हैं तो ये आप देखेंगे एक ही जगह आते हैं। अगर आप खाली भी कर लेंगे, अगर आप खुद खुद में मतलब आपके 7 चक्रास में विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है, थ्रोट चक्र, तो विश्वास मानिए स्पेस एलिमेंट नहीं होगा, आपके आपके घर में इम्बैलेंस ही रहेगा। क्योंकि एक स्पेस एलिमेंट ही ऐसा होता है जिसको वास्तु में बुध का दायरा बोलते हैं, जो बाकी के तत्वों को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है ना। तो अगर स्पेस एलिमेंट खराब है तो विश्वास मान लीजिए आप कितना भी खुद अपने जीवन में भी, या किसी क्लाइंट को भी बताएं कि आप ईस्ट में ये कर लो, ये हटा दो, नॉर्थ में ये रख लो, वहां से ये हटा दो, चाहे आप कितना भी वास्तु कर लें, वो विदाउट स्पेस एलिमेंट उतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट आना इतने आसान नहीं है। टेम्परेरी हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी का कुछ हटवाएंगे एनर्जी तो कुछ ना कुछ तो काम हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो हो गई। और हम चेक भी करते हैं, हम जब एलिमेंट हटवाते हैं लगवाते हैं तो क्लाइंट को बोलते भी है कि वी विल मॉनिटर इट फॉर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स। तो क्लाइंट बोलता है कि देखो सर मैंने ये किया था बट उल्टा मेरे को तो और नुकसान हो गया। तो आप बोलते हो अच्छा नुकसान हो गया तो एक काम करो वापस वैसे ही कर दो जैसी चीजें थी, या इसको भी हटा दो। ऐसा होता है, क्लाइंट भी बोलता है कि सर आपने जो लगवाया बट सर मेरा तो उससे और काम खराब हो गया, मेरा तो शेयर मार्केट में और भी पैसा डूब गया। तो होता क्या है कि जो बेस आधार है ना वो स्पेस एलिमेंट ही है, पंच तत्व का जो आधार है वो स्पेस ही है। अलग अलग चक्रस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, कहीं पर कुछ हमें एनर्जी चाहिए, कहीं पे कुछ चाहिए, कहीं पे कुछ चाहिए। वास्तु के कॉन्सेप्ट में स्पेस एलिमेंट की बहुत जरूरत है, बुद्ध की बहुत जरूरत है। बैक बाइटिंग करने से और किसी का मतलब लिख कर किसी के बारे में कुछ गलत लिखना वो भी गलत है, किसी के बारे में बोलना, किसी की रेपुटेशन पे मान सम्मान करना वो भी गलत है, इससे बुद्ध खराब होता है। तो और जातक का ही होता है बेसिकली, मैंने जैसे बोला कि बैकफायर करती हैं चीजें, तो उपाय बैकफायर नहीं करते, आदमी की नीयत जो होती है वो बैकफायर करती है। इसलिए लाल किताब को बोला जाता है कि टोने टोटको की किताब है। टोने टोटको की किताब के बहुत रीजन है, समझ में नहीं आएगी तो टोना टोटका है, समझ में आ गई तो टोना टोटका नहीं है। कार्य आपका बन गया तो आपको लगेगी ये गीता, और आपका कार्य नहीं बना तो आप बोल दोगे टोने टोटको की किताब है। मैं तो वैसे भी पढ़ाता भी नहीं हूँ उस तरीके से, मैं तो हर चीज में आपको स्पिरिचुअलिटी माइथोलॉजी से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लाल किताब है भी पोएटिक वे में है, दोहे लिखे हुए हैं। तो अगर दोहे लिखे तो उसका कुछ रीजन है, आप ये तो है वर्ड टू वर्ड डिकोड कर लो, एक वैसे पढ़ लो या वैसे पढ़ा लो, और एक ये है कि आप खुद उसका डीप मीनिंग समझो क्या है, क्योंकि हर शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। आपको देखना है कि उस शब्द का मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है। तो अभी सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है जो रह गया मसनूई का, मैं बता देता हूं अभी यहीं पे, तो थोड़ा थोड़ा आपको आगे आगे आपको जब एडवांस में बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला घर जो होता है वहां पे जो है वो बेसिकली, क्योंकि वो मंगल का घर है, वो सूर्य वहां पे एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य और बुध पहले घर में है तो वो मंगल नेक है वहां पे, यानी कि उसकी कुंडली में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बुध